अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट, और आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है। ये एक बड़ा गंभीर क्षेत्रीय मसला है जिस पर हमें बातचीत ज़रूर करनी चाहिए। बहनों भाइयों, काबुल ढह गया है। काबुल की लोकतांत्रिक सरकार गिर चुकी है और तालिबान वहाँ लौट आया है, पहले से कहीं अधिक खूंखार और पहले से कहीं अधिक ताकतवर। 20 साल के बाद जब तालिबान लौटा है तो इतने भयानक तरीके से लौटा कि शायद अमेरिका और नाटो के दूसरे अलाइज ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि तालिबान 20 सालों में खत्म होने की बजाय पहले से कहीं अधिक मजबूत, ताकतवर और ज़्यादा संकल्पित होकर सत्ता के लिए काबुल पर चढ़ाई कर देगा। राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ा। रविवार को 3 लाख अफगान सैनिकों ने बिना लड़े सरेंडर कर दिया। दुनिया के इतिहास में यह पहला ऐसा मसला है जहां सेना ने महज 50-60 हजार जिहादी फाइटरों के सामने, जिनके पास AK-47 रॉकेट लॉन्चर और मशीन गन के सिवा कुछ नहीं था, उनके समक्ष वर्टिकली सरेंडर कर दिया, लेट कर सरेंडर कर दिया। दुनिया के इतिहास में इतनी कायर, कमजोर सेना शायद ही किसी मुल्क के पास रही हो। आखिर 20 सालों के भीतर किस अफगान को नाटो एलाइज और अमेरिका ने तैयार किया था कि उनकी सेना हफ्ते भर भी तालिबानियों के समक्ष खड़ी नहीं हो पाई। हम इस मसले पर तो बात करेंगे बहनों भाइयों, लेकिन जो ताजा संकट है वो इससे ज्यादा भीषण है, इससे ज्यादा विकराल है और किसी भी सभ्य समाज के लिए उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। काबुल और अफगानिस्तान के दूसरे हिस्सों पर हालात इतने खराब हैं कि आप सबने टेलीविजन चैनल्स और सोशल मीडिया में वो दृश्य देखे होंगे कि काबुल एयरपोर्ट पर हजारों लोगों की भीड़ जमा है जो मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं। फ्लाइट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। लोग विमान में इस तरह से चढ़ रहे हैं जैसे हम और आप कभी रेल के डिब्बे में या बस में नहीं चढ़े होंगे। लोग इस तरह विमान की तरफ झपटने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी हेलीकॉप्टर, अमेरिकी एयरक्राफ्ट के समक्ष लोग दौड़ रहे हैं उसके साथ कि किसी तरह अंदर बैठने को जगह मिल जाए। गोलियां चल रही हैं, लोग मर रहे हैं, हालात बेकाबू हैं। लाखों लोग सड़क पर हैं, उनकी जिंदगी खतरे पर है, क्योंकि उन्हें पता है ये जो तालिबान है, जो अभी चेहरा दिखा रहा है, इससे कहीं ज्यादा खूंखार है ये, और उनकी यही दरिंदगी उनकी ताकत का कारण है। आज हजारों लोगों को मरने के लिए अमेरिका और नाटो ने अफगानिस्तान में छोड़ दिया है, लाखों लोगों को। किस बात के लिए 20 साल तक अफगानिस्तान की सत्ता को, अफगानिस्तान की सरकारों को पाल पोस कर अमेरिका ने रखा था? क्या अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ने से पहले उनका फर्ज नहीं था कि एक स्थायी और स्थिर सरकार दी जाए जो अफगानिस्तान की शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करे? यह मैं मानता हूं कि यह अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी विफलता है। वियतनाम युद्ध के बाद अमेरिका की अफगानिस्तान में इस हार ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि सुपर पावर्स अपनी स्ट्रेटजी में कितने कमजोर होते हैं, और इस बात का जवाब अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी को भी देना चाहिए कि उनकी तरफ से यह दावा किया गया था कि तालिबान को काबुल पहुंचने में 90 दिन लगेंगे। 9 घंटे में काबुल की छाती पर चढ़ बैठे वो। राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। अमेरिकी के राष्ट्रपति, अमेरिका के विदेश मंत्री, इन सब के दावे झूठे और बेईमानी निकले। लोग काबुल और अफगानिस्तान छोड़ पाते, इसके पहले तालिबान ने वहां पर छापा मार दिया। बड़ी तादाद में मौतें हो रही हैं। लोग अभी भी काबुल एयरपोर्ट पर खड़े हैं। सैकड़ों भारतीय हमारे भाई बहन फंसे हैं, दूतावास के लोग फंसे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आज 2 ऐसे भीषण दृश्य आए हैं, 3 रोंगटे खड़े करते हैं। अमेरिकी C-17 ग्लोब मास्टर के सामने रनवे पर भीड़ दौड़ रही है। जहाज के सामने भीड़ का दौड़ना, यह डिस्प्रेशन है, यह लाचारगी है, यह बेबसी है, यह जिंदा रहने के लिए तड़प है। और उसमें से कुछ लोग हवाई जहाज के पहिए पर लिपट गए और जब हवाई जहाज टेक ऑफ किया वो नीचे गिरे, दोनों की मौत हो गई। अपने लोगों को तो अमेरिका निकाल ले गया, लेकिन उन लाखों अफगानियों का क्या कसूर है जिन्होंने डेमोक्रेसी का साथ दिया, जिन्होंने नाटो एलाइज का साथ दिया, जिन्होंने अपने देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का साथ दिया? क्या अफगान के लोगों के साथ धोखा हुआ है? क्या
क्या अफगान के लोगों के साथ जो पीस प्रोसेस चल रहा था वो महज दिखावा था दोहा में? क्या नाटो अलाइज और अमेरिका ने झूठ बोला, या अमेरिका ने नाटो के बाकी अलाइज के साथ और अफगानिस्तान को धोखे में रखा, भारत को धोखे में रखा? भारत कूटनीतिक तौर पर एक बड़ा स्ट्रेटजिक होल्डर है, वहां पे स्टेक होल्डर है अफगानिस्तान के भीतर। हमने हजारों करोड़ रुपए लगाकर वहां की संसद से लेकर हाईवे और डैम तक बनाए हैं। भारत का हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट था अफगानिस्तान के भीतर, जो अब तालिबान के कब्जे में है। मैं फिर कहता हूं कि यह अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिसी ने साउथ एशिया में, मिडिल ईस्ट एशिया में और पूरे दुनिया के समक्ष आतंकवाद का एक भीषण चेहरा उत्पन्न कर दिया है। उनकी अपनी घरेलू समस्या ने, बाइडेन और ट्रंप की घरेलू प्रॉब्लम ने दुनिया भर के सामने एक बड़ा समस्या पैदा कर दी है। तालिबान आने का मतलब समझते हैं? यह एक ऐसी कट्टरवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ संगठन है जो सिर्फ हिंसा का रास्ता चुनता है, जो शरीयत के मुताबिक कानून चाहता है, जहां पर अच्छी तालीम और तरक्की को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। महिलाओं के अधिकारों की तो कोई इनके यहां इज्जत ही नहीं है। बच्चियों का क्या होगा, एजुकेशन का क्या होगा, डेवलपमेंट की इनके यहां कोई स्थान नहीं है। हजारों करोड़ की अफीम बेचकर यह आतंकवादी संगठन दुनिया में आज सबसे ताकतवर हो गया है कि अमेरिका जैसे ताकतवर सुपर पावर मुल्क को अपनी जान बचाकर अफगानिस्तान से भागना पड़ा। किस बात के लिए अप्रैल से पीस प्रोसेस चल रहा था दोहा के भीतर? इस बात का जवाब देना चाहिए। और ऐसी क्या अफरा तफरी थी कि आपने एक सर्टेन डेट के भीतर अमेरिका ने अपनी सारी सेना हटा ली? आप याद करिए कि जुलाई के पहले हफ्ते से शुरू हुआ यह सिलसिला 15 अगस्त तक आते आते ढह गया। और जिस दिन अमेरिका ने अपने बगराम बेस खाली किया, उसके बाद से तालिबान की आक्रामकता देख लीजिए। तो क्या अंडरहैंड अमेरिका और तालिबान की कोई डीलिंग थी कि हम ऐसे छोड़ेंगे तो आप ऐसे कब्जा करना? अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो ने अचीव क्या किया? क्या अचीव किया? 20 सालों तक आपने अरबों डॉलर खर्च करके, अपने हजारों सैनिकों की कुर्बानी देके आप 10 दिन भी तालिबान को नहीं रोक पाए। यह आपकी विफलता है और यह आपकी विफलताओं का स्मारक है अफगानिस्तान। यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाओं का अब कोई अस्तित्व ऐसा प्रतीत होता रही नहीं है। स्थायी सुरक्षा परिषद का क्या रोल होना चाहिए? दुनिया के दूसरे ताकतवर मुल्क जो हर मामले में दुनिया में टांग अड़ाते हैं, अफगानिस्तान पर मुंह में टेप, आंख में पट्टी और कान में रुई ठूस कर बैठे हुए हैं। वहां हजारों अफगान, निर्दोष अफगान मारा जा रहा है। तालिबान के रहमो करम पर है वो। वहां के न्यूज चैनल्स पर कब्जा कर लिया गया है। और ऐसे कायर कमजोर अफगान 3 लाख सैनिक, बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार ने, कायरता ने और अमेरिका की दखलंदाजी ने अफगानिस्तान को तबाह और बर्बाद कर डाला है। और तालिबान की वापसी का मतलब सिर्फ अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी नहीं है। आतंकवाद के एक ऐसे बीज को रोककर अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा है जो सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया ही नहीं, साउथ एशिया ही नहीं, एशिया ही नहीं, यूरोप, मिडिल ईस्ट और अमेरिका के लिए भी समस्या पैदा करेगा। यह स्थिति हतप्रभ करने वाली है। और 21वीं सदी में और आज के दौर में आप इस तरह के दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि रनवे पर जहाज के पीछे पीछे हजारों लोग भाग रहे हैं, जान बचाने के लिए, अपनी जान की सलामती के लिए टायर में घुस जा रहे हैं, चिपक जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट के डैने पकड़कर लटक रहे हैं लोग। इनको निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या कसूर है इन लोगों का? और यह CIA के माथे पर लगा हुआ सबसे बड़ा दाग है कि आपको तालिबान की ताकत का अंदाजा नहीं था, आपने उसे कम तरह का था। मुझे याद है जो बाइडेन की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो कह रहे थे कि तालिबान में एक बहुत ताकतवर और स्थिर सरकार है, 3 लाख वेल इक्विप्ड अफगान सैनिक हैं। किस काम के ये कायर और डरपोक लोग कि महज कुछ जिहादी फाइटरों को देखकर बंदूक छोड़कर भाग गए, राष्ट्रपति भाग गया।
यह स्थिति हैरान करती है और बहुत ही अफसोसनाक है। भारत एक रीजनल सुपर पावर है। मैं केंद्र सरकार से भी कहता हूं, इस मामले में चुप रहने की जरूरत नहीं है। यह मसला सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है। जिस दिन पावर में अब तालिबान सेटल हो गया, उस दिन पहली समस्या वो भारत के लिए ही बनेगा। इसलिए अफगानिस्तान की इस बंदूक के बल पर कब्जाई गई हुकूमत तालिबान को भारत सरकार को मान्यता नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी तालिबान सत्ता पर कब्जा भी पूरी तरह नहीं कर पाया कि चाइना का आज स्टेटमेंट आ गया कि वो तालिबान को मान्यता देते हैं और उनके साथ काम करने को तैयार हैं। आने वाला वक्त भारत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। चीन के साथ हमारा मोर्चा खुला हुआ है, पाकिस्तान के साथ हमारे 2 फ्रंट खुले हुए हैं, और अब तालिबान का आना ये क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा देने वाला कदम है और अमेरिका की नाकामी का ताजा सबूत। सुनिए कुछ स्टेटमेंट। भारत की पूरी कोशिश है कि वहाँ पीस और स्टेबिलिटी हो और तालिबान की वजह से तमाम नेबरहुड में इंस्टेबिलिटी ना फैले, वायलेंस को बंद किया जाए। और भारत साफ तौर पे कह रहा है कतार के और टर्की के साथ मिलकर कि वो मिलिट्री सरकार को किसी प्रकार से मान्यता नहीं देगा। और भारत जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसके ऊपर चर्चा कर रहा है और वहाँ भी उनका यही कहना है कि लूटमार को रोका जाए, बाकी औरतों के खिलाफ जो है जुल्म ना ढाए। आज जब अमेरिका के अपने ज़ाती मफाद हल हो गए तो उसने अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौज बुलाकर वहाँ से अपनी दस्तबरदारी को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी हुकूमत को जो हमारे हिंदुस्तानी भाई अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में हिंदुस्तान की आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तालिबान का बढ़ना हिंदुस्तान के लिए भी खतरा है और उसी के साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त आतंकवाद से जिस तरीके से ईरान ने इराक में जाके आईएस को मारा, उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि चूंकि ईरान का बॉर्डर मिला हुआ है, ईरान के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे ये सब। लिहाजा ईरान जो है वो भी उधर से सख्ती करे, हिंदुस्तान करे, चूंकि पाकिस्तान की ये साजिश चल रही है। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे